आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए, ताकि जैसे कल ऑब्जेक्टिव सीरीज को ढेर सारा प्यार मिला, वैसे ही इस सब्जेक्टिव सीरीज को जो अपने एप्लीकेशन पे चल रहा है उस पर भी ढेर सारा प्यार मिले। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक है गौरव कुमार जी, कोशिश की जाएगी, बताइए। बिल्कुल ले लिया जाएगा, 9 चैप्टर भी चलेगा, ठीक है ना, ऐसा ना समझो, चलेगा आप लोगों का। जय श्री राम। अनुनय जी, ए मतलब ब्लड कैंसर जब आएगा तब पढ़ा जाएगा बच्चा, अभी वहां पे नहीं पहुंचे हम लोग। सादर प्रणाम स्नेहा झा जी, ठीक है। स्टूडेंट MSK टारगेट बोर्ड 12th। जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सबका स्वागत। जल्दी से आ जाइए लाइव। चलिए बच्चा। ठीक है बच्चा, कोई लेट ना हुआ है। चलिए बच्चा। कुंदन कुमार जी, कोई बात नहीं। माहिर रजा जी, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चा। बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो बच्चे आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे 5वें चैप्टर को, और 5वां चैप्टर जो 12th बायोलॉजी में है वो उसका नाम है वंशागति और विविधता। कहने का मतलब हम लोग इसमें मेंडल द्वारा दिए गए नियमों के बारे में और आनुवांशिकी के बारे में समझेंगे, जिसमें 3 शब्द को सबसे ज्यादा बार क्लियरिफाई किया जाएगा। आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिकता या वंशागति, और तीसरा शब्द है आनुवांशिकी, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक लाइन में समझ लिया जाए कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हो। वह लक्षण जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का माता पिता से संतानों में आने की क्रिया वंशागत या आनुवांशिकता कहलाती है, और जबकि इन लक्षणों का अध्ययन, अच्छा ठीक है देख लेंगे, जबकि इन लक्षणों का अध्ययन क्या होगा, आनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है ना। अभिवादन स्वीकार बच्चा, ठीक है, स्वीकार है बच्चा। चलिए बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए। 1 मिनट का समय लीजिए, उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए बिना किसी देरी के। चैप्टर 1 से 4 का 1 शॉट लीजिए, ले लेंगे बच्चा, पहले कुछ चीजें खत्म हो जाए, कम से कम आधा तो लगे, आधा सिलेबस खत्म हुआ है तब जाके कुछ और नई चीजें अप्लाई की जाए। आप लोगों के लिए पहले से तैयार है, सोचना नहीं है वो क्या करना है, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं सीधे पहले टॉपिक पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आनुवांशिकी के बारे में छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, श्री कृष्ण कुमार केसरी जी आपका नाम ले लिए, उसको लिखने की कोशिश करते हैं, और उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-4 बन सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला शब्द तो हम लोग लिखेंगे आनुवांशिकी को ही, ठीक है ना। किसको, आनुवांशिकी। क्या शब्द है, आनुवांशिकी। सबसे पहला शब्द जो हम लोग लिखेंगे वो शब्द क्या लिख रहे हैं, आनुवांशिकी। चैप्टर ही है आनुवांशिकी, ठीक। क्या लिख रहे हैं, आनुवांशिकी, ठीक है बच्चे। चलो, अगर आनुवांशिकी की परिभाषा किसी बच्चे को आ रही है तो जल्दी से वो कमेंट सेक्शन में लिखे और हम पढ़ें, ठीक। जल्दी करो, एकदम आराम से चैप्टर को शुरू करो ताकि शुरुआत अच्छी हो, तो सारी चीजें चरण स्पर्श बच्चा समझ में आए आराम से, ठीक। ठीक बा रोशन शर्मा जी। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे माता पिता से, जो अभी हम बोल रहे थे, माता पिता से, माता पिता से संतानों में, माता पिता से संतानों में, संतानों में स्थानांतरित होने वाले, स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को, स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को, लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। चलिए बच्चा, तो अगर कह रहा है कि मेरे बाल घुंघराले हैं और घुंघराले बालों वाले लक्षण मम्मी पापा से मेरे शरीर में आए होंगे, तो उस लक्षण को हम क्या कहेंगे, आनुवांशिक लक्षण कहेंगे, ठीक है ना बच्चा। हाँ बहुत अच्छा, ऐसे लक्षण जो माता पिता से पुत्र में मिलते हैं उन लक्षण को आनुवांशिकी लक्षण नहीं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जबकि जबकि इन लक्षणों का, जबकि इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया, दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया वंशागति, वंशागति या
आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता, आनुवांशिकता कहलाती है। 2 नंबर में ये भी पूछता है तीनों को लिखने के लिए, ठीक है ना, कहलाती है। तथा इन लक्षणों का अध्ययन, तथा इन लक्षणों का अध्ययन, इन लक्षणों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी, आनुवांशिकता और आनुवांशिकी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? चलो एक बार इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। सीधे सीधे कह रहा है कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हो? वह लक्षण जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होता है उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हो। माता पिता से संतानों में जो लक्षण आते हैं उनके आने की क्रिया को आनुवांशिकता कहते हो। और जबकि उन लक्षणों का जब आप अध्ययन करते हैं तो उन लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है ना। चलो कहा गया एक शब्द क्या लिखे थे? आनुवांशिक लक्षण जो माता पिता से कहाँ आते हैं? संतानों में। दूसरा शब्द लिखे थे बच्चा आप, कौन सा? आनुवांशिकता, वंशागति और आनुवांशिकता, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। और तीसरा शब्द लिखे हो आनुवांशिकी, उन लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आनुवांशिकी कहलाएगा। तो ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर है? अरे बाप रे, अनुनय कुमार जी एकदम बैठे हुए हैं सिर्फ इस बात पे कि हम कमेंट में सिर्फ लिखेंगे। वाह वाह, ठीक है, देख लिया जाएगा, सर को बोल दिया जाएगा, ठीक है, बोल देंगे। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वंशागत या आनुवांशिकता, उन लक्षणों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक, अब आते हैं सिर्फ बायोलॉजी पे भी ध्यान दीजिए बच्चा, जब वो जाएगा तो उस पर बात कर ली जाएगी, ठीक है ना। अभी बात किया जाता है किस पे? आनुवांशिकी के जनक। अब थोड़ी सी स्टोरी, आनुवांशिकी के जनक, जो आनुवांशिकी है जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, अगर पूछेगा इसके जनक या पिता कौन है, इसके जनक या पिता कौन है, तो इसके जनक या पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1822 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1884 में। बोल देंगे भाई क्या है, परेशान है, अपना पढ़ाई करो, आई एम लेट उर्दू की क्लास की वजह से। सर कोई बात नहीं बच्चा, होता रहता थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1800 बताएगा कोई? 84 में, मोराविया में हुआ था, ठीक है ना, 1884 में। यूरोप में एक जगह है, यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है मोराविया, मोराविया, वहां पर हुआ था इनका जन्म। ठीक, चलो इतनी बातें याद रहेंगी। तो अगर पूछेगा आनुवांशिकी के जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकी के जनक या पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिनका जन्म हुआ था 1822 में और मृत्यु हुई थी 1884 में। कहाँ जन्म हुआ था? यूरोप के मोराविया नामक जगह पर। वो हालांकि अभी एक देश है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल। आराम से सुनिए और समझते चलिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहे और याद हो जाए। ठीक, अगला इसमें याद रखेंगे हम लोग कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक याद रखोगे। प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, जिसे ऑप्शन में देता है उद्यान मटर। उद्यान मटर लिखा रहेगा, या तो ये लिखा होगा या तो इस पौधे का वानस्पतिक नाम लिखा होगा जिसको हम लोग कहते हैं पाइजम, पाइसम, कहीं जय भी लिखा होगा तो उसको भी सही मानना, सैटाइवम, पाइजम सैटाइवम। ठीक, ये उसका वानस्पतिक नाम होगा। और जब भी पौधे का या जंतु का वानस्पतिक नाम लिखे बच्चा, कोशिश कीजिए उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए, ठीक है ना। ठीक है मनदीप कुमार जी, आप मत याद कीजिए कि जब जन्म मृत्यु नहीं पूछता है तो क्यों याद करें, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे। फिर अगर पूछा जाए इसके में इन्होंने अपना प्रयोग कब किया था मटर के पौधे पर, तो 1856 से 1864 के बीच, ठीक है ना। कब हुआ था? 1856 से 1864, 1864 के बीच। लगभग कितने साल हो गए? 8 साल तक। ये प्रयोग कितना चला था? लगभग 8 वर्षों तक चला था प्रयोग, ठीक है ना। तो अगर पूछ लिया ये भी ऑब्जेक्टिव में कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर कितने समय तक किया, तो लगभग 8 वर्षों तक, 1856 से 1864 पर, ठीक है ना। हाँ, गार्डन मटर या उद्यानपीठ दोनों भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। और 1965 के बीच, ठीक है ना, इन्होंने एक संस्था में कार्य किया था जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक शहर में था। अगस्टियन ईसाइयों के पादरी थे ये, ठीक है ना। क्या थे? 1965 के बीच ये ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया देश की, ये एक देश है, इसका एक शहर है ब्रून। क्या है? ब्रून शहर। और उसमें एक चर्च था ऑगस्टियन का, ऑगस्टियन का। वहां पर ये क्या थे? पादरी, जैसे पुजारी वगैरह होते हैं। और वहीं पर उन्होंने अपना ये प्रयोग प्रारंभ किया था। तो प्रयोग को लेकर इतनी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, कहां पर हुआ था, कब हुआ था, किस साल के बीच में हुआ था, इन सब बातों का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? हम भी हैं सर, बबलू जी, प्रिंस जी भी हैं, दीपी पटेल भी हैं, अनमोल भी हैं, गौरी भी है, आराधना साहू भी है, संतोष राज भी हो गए। ठीक है ना? चलो जिस साल स्टार्ट हुआ था उसको भी तो गिनोगे। ठीक, हाँ, बहुत अच्छा बच्चा। 7 लक्षणों को चुना था उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए। अगर यहां पूछ ले कि प्रयोगों में कितने लक्षणों को चुना गया, तो कितने लक्षण चुने गए, तो वो चार्ट हम बाद में बना के आपको समझा देंगे। तो 7 लक्षणों को चुना गया था। ठीक है ना? मटर के पौधे के कितने लक्षण लिए थे? तो 7। ठीक है ना? चलो 1865, अच्छा सॉरी 19 लिख दिए हैं क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, बोले सही हैं, लिख दिया 1800 की जगह 1900। चलो चलो सही है, थैंक यू बच्चा। हम लोगों को क्यों छोड़ दिया अनुना जी? आपको क्यों हम छोड़ेंगे? आपने तो पहले ही कमेंट भर दिया था ए करके। ठीक है ना? चलिए चलो, ठीक है ना? चलिए आगे बताइए। अच्छा ठीक है, चलो देख लेंगे। ठीक है ना बच्चा? आगे बताओ। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, उस प्रयोग को एक पत्रिका में छापा। कब? 1866 में। कब छापा था? 1866 में। उस पत्रिका का नाम है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये एक अखबार का नाम था जहां पर उन्होंने अपने प्रयोगों के बारे में छापा था, लेकिन उनके प्रयोगों को कोई पढ़ा नहीं। लोगों को लगा कि वो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं माना उन्होंने। ठीक है ना? लोगों ने माना नहीं उनके प्रयोगों को। बात समझ में आ गई? बताओ, कमेंट सबका आता है बच्चा? ठीक है ना? हाँ, सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। वो ऑब्जेक्टिव को लेके मुझे भी चिंता है, करवा देंगे। ठीक है ना? और फिर कह रहा है कि लगभग 34 वर्षों तक इनके प्रयोगों को नहीं माना गया, क्योंकि बता के ये बेचारे तब तक मर चुके थे। ठीक है ना? तो लगभग 34 वर्षों तक इनके प्रयोगों को कोई नहीं माना। ठीक है ना? 34 वर्षों तक प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने जो भी बताया था नियम वगैरह, ठीक है ना, ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, बताइए। चलो यहां लिख देते हैं। ठीक, मेंडल, अच्छा ले छूट गया है, मिट गया था। चलो कर देते हैं, अभी एक सही करते हैं। इनके प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है ना? चलो, इसके बाद इनके 3 शिष्य थे। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कभी कभी, मेंडल के 3 शिष्यों का नाम क्या था? तो मेंडल के जो 3 शिष्य थे बच्चा, उनका नाम था कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज, टी शेरमैक। इनके 3 शिष्यों ने इनके प्रयोगों को दोबारा शुरू किया। ठीक है ना बच्चा? सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है ना? चलिए चलिए बच्चा, आई एम वेरी लेट, कोई लेट नहीं हुआ हो। तो सन 1900 में इनके 3 शिष्य थे, जिन तीनों ने इनके प्रयोगों को दोबारा प्रारंभ किया। तो एक थे कार्ल कोरेंस, जो जर्मन से थे। पहले थे कार्ल कोरेंस, जो किस देश से थे? जर्मन थे, जर्मनी से थे। ठीक है ना? चलो, दूसरे थे ह्यूगो डी व्रीज, जो हॉलैंड के थे। ह्यूगो डी व्रीज, ब्रीज नहीं व्रीज है, ठीक, जो हॉलैंड के थे। ह्यूगो डी व्रीज, ये हैं हॉलैंड से। हॉलैंड से थे। और तीसरे थे एरिक वान शेरमैक, या टी शेरमैक भी लिख सकते हो, एरिक वान शेरमैक। ठीक है ना? जो ऑस्ट्रिया से थे। एरिक वान शेरमैक, शेरमैक,
और ये थे ऑस्ट्रिया से, क्योंकि ये प्रयोग भी कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ये थे ऑस्ट्रिया से। नहीं बच्चा, अभिनंदन कुमार जी सही है, वो डाटा एकदम सही लिखा है, उस बात को लेकर आप परेशान मत रहिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज, एक वर्ड मैं यहां और लिखना चाह रहा हूं कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन ने 1905 में किया था। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग, आनुवांशिकी शब्द किसने प्रयोग किया था? बेटसन ने। बेटसन ने कब? 1905 में। 1905 में, ठीक है बच्चा। ये जो डाटा लिखा हुआ है बच्चा, ये आपके बिहार बोर्ड ने आंसर में माना है, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चा। चलिए, 7 वर्ष कैसे? 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, वो तो 9 हो रहा है। तो इस वर्ष को अगर हम लोग छोड़ भी दे रहे हैं तो तब भी 8 वर्ष हुआ, 7 वर्ष नहीं है, 7 लक्षण है, ठीक है ना। चलो, मेंडल ने 7 लक्षणों को चुना था, ठीक है ना। चलिए बच्चा, 7 लक्षण है, ठीक। अब जितने भी ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करो। सबसे पहला, आनुवांशिकी लिखा हो या आधुनिक आनुवांशिकी के जनक अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे? ग्रेगर जॉन मेंडल लिखोगे। अब इन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो इन्होंने अपना प्रयोग उद्यान मटर या पाइजम सटाइवम नामक पौधे पर किया था। इनकी जन्म और मृत्यु 1822 से 1884 तक हुई और यूरोप के मोराविया नामक देश में हुआ, ठीक। दूसरा, इन्होंने अपना प्रयोग कब किया था? 1856 से 1864 वर्ष तक, और ये वर्ग प्रयोग कितना चला था? 8 वर्षों तक चला था, ठीक। दूसरा, ऑस्ट्रिया देश के 18 सॉरी भाई तुमको क्या हो गया? चलो, फिर कह रहा है कि ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में अगस्टियन नामक चर्च में ये क्या थे? पादरी थे। कब? 1865 के टाइम पे, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक। दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 लक्षणों को चुना, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए, ठीक। एकदम रिवाइज करते चलिए, ठीक है ना। सर ये वाला चैप्टर डीएनए वाला हमें समझ में नहीं आ जाएगा, आराम से, परेशान मत रहो। फिर कह रहा है इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो किस पुस्तक, किस पत्रिका में छापे? तो उस अखबार का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, जिसमें उन्होंने छापा था। ये क्या है? पत्रिका है, अखबार है, ठीक है ना। हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले अलग से, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, अखबार का नाम जहां पे उनके प्रयोगों के बारे में छपा था। पेपर इस साल का बहुत अच्छा आने वाला है, लेवल वाला, ठीक है ना। इनके प्रयोगों के कितने वर्षों के पश्चात इनके प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया गया? तो 34 वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 19वीं सदी में इनके 3 शिष्य रहे, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डीवरी जो हॉलैंड के, एरिक वान शेरमैक ऑस्ट्रिया के, और कार्ल कोरेंस जर्मन के। इन्होंने इनके प्रयोगों को दोबारा प्रारंभ किया और बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने जो कहा था वो पूरी तरीके से क्या है? सही बात है। बताया लोगों को कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने जो कहा था वो सही बात है। जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिसके पश्चात ही इन्हें आनुवांशिकी का जनक या पिता कहा जाने लगा। बताओ, ये सारे टॉपिक नहीं गुस्सा है भाई, क्यों गुस्सा होंगे आप लोगों से? आराम से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, सलमान जी, शखमन जी, ऐसे कुछ नाम थे, ठीक है ना, साक्षी शखमन, ठीक है ना बच्चा। चलो, ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखो, ठीक है। अगर 1856 से 1863 और 7 साल होगा अजित शर्मा जी और रोहित कुमार जी, तो हम उसको सही कर देंगे, पर मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है ना। 1856 से आप लिख रहे हैं 1863, ओ सॉरी 1956 से 1963, भाई साहब आप 1900 लिख रहे हैं तो ऑलरेडी गलत है। 1856 से 1863, चलो ठीक है, हम देख लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपका सही है, ठीक है बच्चा। चलिए अमन कुमार जी बताइए, सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कर दीजिएगा, हाँ ठीक है, घट्टे के अंदर कर देंगे, ठीक है ना। चलो जी सर, अब आते हैं टॉपिक पे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के द्वारा कुल कितने नियम बताए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के द्वारा कुल 3 नियम बताए थे, ठीक। यस सर, समझ गया। अब आते हैं मेंडल के नियमों पर। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के कारण कितने नियम बताए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के से 3 नियम बताए थे। पहला नियम है, क्वेश्चन पूछेगा मेंडल के तीनों नियमों की व्याख्या कीजिए, ये भी पूछ सकता है दीर्घ उत्तरीय अगर क्वेश्चन रहा तो, या नहीं तो अलग अलग पूछेगा, मेंडल के प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए, द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए, या तृतीय नियम की व्याख्या कीजिए, इस तरीके से। आप सुनो, यहां पर पहले तो क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं रखो, थोड़ी देर के लिए, बाद में समझना आराम से, ठीक है ना। सर आपके साथ नहीं, मेरे मन के, अच्छा ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चा देख लेंगे, ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। चलिए अभी गूगल करके आप लोगों को बता देंगे लास्ट क्लास तक, ठीक। चलो, इसमें क्या कह रहा, मेंडल का प्रथम नियम, ठीक है ना। तो कह रहा कार्ल कोरेंस ने 1901 में, क्योंकि मेंडल जी तो बता के फिर चल बसे थे 34 वर्षों तक लगभग, तो उसके बाद कार्ल कोरेंस ही जो पहले शिष्य थे उन्होंने ही ये सुझाया कि क्यों ना हम अपने जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनके नियमों की व्याख्या दोबारा की जाए। तो तीनों नियमों के बारे में सबसे पहला वर्णन कार्ल कोरेंस ने किया था, बाकी दोनों ने उनका साथ दिया था, ठीक है ना। चलो बच्चा,
चलिए, लिखा है कार्ल कोरेंस ने 1901 में, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पादपों में संकरण कराया जाता है तो पीढ़ी में, अच्छा यहाँ F1 पीढ़ी में लिखाना है, तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दृष्टिगत मतलब दिखाई होते हैं तथा यह पीढ़ी विषम युग्मजी होती है। कहने का मतलब, थोड़ी देर के लिए मान लो सम युग्मजी लंबा, जिसके लिए जो लक्षण या जीन लिए गए उसे कहा गया क्या, कैपिटल टी, और सम युग्मजी बौना, जिसके लिए लक्षण जो हैं उसके लिए जो जीन लिए गए वो गए स्मॉल टी, और ये हो गया संकरण का चिन्ह। तो थोड़ी देर के मान लो कह रहा है कि सम युग्मजी लंबा, मतलब पापा लंबे हैं, क्यों, क्योंकि उनके शरीर में लंबाई वाले जीन हैं, और मम्मी पापा से छोटी हैं तो उनके शरीर में छोटे लक्षणों वाले क्या हैं, जीन है। कमेंट पे थोड़ा सा ध्यान बच्चा आप कम कर लो, क्योंकि ये अगर शुरुआती चीज नहीं समझ में आई तो आपको सारी चीजों में दिक्कतें हो जाएंगी, आपका एक टॉपिक सारा चैप्टर खराब कर देगा। तो कोशिश कीजिए बच्चा कि अभी फिलहाल इस पे फोकस करिए, बाकी चीजें बाद में देख ली जाएगी, ठीक। तो कह रहा है कि मान लो, कह रहा है कि कोई पौधा है या जंतु है या कुछ भी, अभी इसको मानने की कोशिश करो, इस हिसाब से ना चलो। कह रहा है वो लंबा इसलिए क्योंकि उसमें लंबाई वाले क्या है, जीन है। ये बौना इसलिए है क्योंकि उसमें बौने वाले क्या हैं, जीन हैं। तो कह रहा है ये पैतृक पीढ़ी या माता पिता वाला लक्षण है, ठीक है ना, क्या है, माता पिता वाला, पैतृक पीढ़ी या माता पिता। ये है क्या है, तो ये है जीन, क्या है, जीन। तो अगर पूछेगा ये क्या है तो इसको क्या लिखोगे, जीन। सबसे पहले इसमें क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चे, युग्मक। तो अगर कैपिटल टी वाला है तो इसमें सभी युग्मक कौन से बनेंगे, कैपिटल टी वाले, और अगर ये स्मॉल टी वाला है तो इसमें सभी युग्मक कौन से बनेंगे, स्मॉल टी वाले। और जनन की क्रिया में ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। मिलने की क्रिया को क्या कहोगे, संकरण कहोगे। क्या कहोगे, संकरण। क्या कहोगे, संकरण कहोगे, ठीक, या इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और संकरण की क्रिया में जब यह दोनों आपस में मिलेंगे तो यहां से आएगा एक तरफ से कैपिटल टी और एक तरफ से आएगा क्या, स्मॉल टी। और ये कौन सी पीढ़ी हुई, तो पहली बार आ रहा है तो इसको कह रहा हूं प्रथम पीढ़ी, F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी कह लोगे, प्रथम पीढ़ी, ठीक। ये कौन सी पीढ़ी हो गई, प्रथम पीढ़ी। अब यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, अब यहाँ सुनो, यही समझने की बात है ना, ठीक है, जनक पीढ़ी वगैरह, ठीक है ना। इसमें क्या लिखोगे, जब एक ही लक्षण के लिए लिए गए दोनों जीन एक समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। यहाँ दोनों एक ही लक्षण है, लंबा एक ही लक्षण है, यहाँ भी क्या है, एक ही लक्षण है, तो दोनों टी है तो समयुग्मजी, दोनों स्मॉल टी है तो समयुग्मजी। लेकिन यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे से अलग है तो इसलिए के लिए जब लक्षण लिखे जाएंगे तो विषम युग्मजी। विषम मतलब दोनों का एक दूसरे से अलग होना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चा, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। अब हम लोग यहाँ पर बौना लिखें कि लंबा लिखें, क्योंकि लंबे वाले में कैपिटल टी वाले भी लक्षण है और बौने वाले में स्मॉल टी वाले भी लक्षण है। तो जो कैपिटल टी होता है वो प्रभावी होता है, मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, तो वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेगा, और स्मॉल टी को अपने लक्षणों को प्रदर्शित करने नहीं देगा, मतलब उसको विकसित ही नहीं होने देगा। तो कैपिटल टी ज्यादा ताकतवर है किसके मुकाबले, स्मॉल टी के, इसलिए इसमें कैपिटल टी वाले लक्षणों को क्या लिखोगे, लंबा। क्या लिखोगे, लंबा, ठीक। क्या लिखोगे, विषम युग्मजी लंबा। क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो क्या है, प्रभावी लक्षण है, वो ज्यादा ताकतवर है, और जो स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी है, अप्रभावी है, मतलब वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करेगा, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो सीधे सीधे अभी समझो, हाँ यहाँ देखो, जब एक ही लक्षण के लिए लिए गए दोनों जीन, यहाँ भी लंबा लिखा है यहाँ भी लंबा लिखा है, लेकिन दोनों जीन एक समान है, ये क्या है, जीन, तो इसे समयुग्मजी कह रहा हूं। और जब एक ही लक्षण के लिए लिए गए दोनों जीन असमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। तो मेंडल के नियम के अनुसार, जिसको हम पहला नियम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, जिसकी व्याख्या किसने की थी बाद में 1901 में कार्ल कोरेंस ने। जब दो समयुग्मजी लक्षणों को लेकर इनमें तुलनात्मक अध्ययन करते हो तो प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मजी लक्षण प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है उसी को हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, और इसमें कैपिटल टी प्रभावी होता है और स्मॉल टी अप्रभावी होता है। चलो आप समझ जाओगे इसको, कैपिटल टी प्रभावी और ये अप्रभावी होता है। बताओ समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर हो रहा है बच्चों, तो पापा लंबे हैं, पापा के अंदर जितने शुक्राणु बनेंगे वो क्या होगा, कैपिटल टी वाले बनेंगे। मम्मी पापा से छोटी हैं तो मम्मी के शरीर में जितने भी अंडाणु बनेंगी वो सब क्या होंगे, स्मॉल टी। शुक्राणुओं में कैपिटल टी वाले लक्षण आएंगे, अंडाणुओं में स्मॉल टी वाले लक्षण आएंगे। दोनों संकरण में आपस में मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो हम किस पे जाएंगे, पापा पे, क्योंकि कैपिटल टी वाला लक्षण प्रभावी है, ताकतवर है, और स्मॉल टी वाला अप्रभावी, तो हमारी हाइट किस पे जाएगी, पापा पे। ऐसे समझ लोगे, ठीक है ना। हाँ बताइए, इंजमामुल हक जी मिल जाएगा, हो सकता है कुछ उसमें चेंजेस कर रहे हो, ठीक है ना। बताइए ये समझ में आ जाएगा, लिख लोगे। प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, लिख लोगे। सर कैपिटल टी हो तब क्या होगा, कैपिटल टी होगा तो पहला वाला हो जाएगा, समयुग्मजी लंबा। यस सर, जी सर। चलिए दूसरे में क्या करोगे, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे, इसी को थोड़ा सा आगे लिखा है कार्ल कोरेंस ने जब पीढ़ी के
संकरण पादपों में स्व परागण कराया तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3 संबंध एक निश्चित अनुपात में पृथक हो गए। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। कहने का मतलब सेम वही है, कुछ बदला नहीं है। पैतृक पीढ़ी में समयुग्मजी लंबा, इसके लिए जो लिए थे उसको क्या लिए थे, कैपिटल टी लिए थे। विषम युग्मजी बौने के लिए क्या लिए हो, स्मॉल टी लिए हो। विषम युग्मजी बौने के लिए क्या लिए हो बच्चा, स्मॉल टी लिए थे। ठीक, चलिए आप कह रहे हैं इसमें ये है क्या, तो ये है जीन। क्या है, जीन। ठीक, सबसे पहले क्या बनेंगे, तो युग्मक बनेंगे। ठीक, युग्मक बनेंगे तो इसमें सबके सब कौन से बनेंगे, कैपिटल टी वाले। इसमें सबके सब कौन से बनेंगे, स्मॉल टी वाले। और दोनों संकरण की क्रिया में फिर आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। दोनों आपस में संकरण की क्रिया में आपस में मिलेंगे। और संकरण की क्रिया में जब आपस में मिलेंगे तो जो पहला आ रहा था उसको हम लिखे थे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसे क्या लिखे थे, विषम युग्मजी लंबा लिखे थे। क्या लिखे थे, विषम युग्मजी लंबा लिखे थे। विषम युग्मजी लंबा कौन सी पीढ़ी थी, तो प्रथम पीढ़ी थी, या F1 जनरेशन लिख सकते हो, प्रथम पीढ़ी है ये। तो कह रहा है कि मेंडल का जो दूसरा नियम है, ठीक है ना, मेंडल के दूसरे नियम के अनुसार, जिसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हो, पहली पीढ़ी में प्राप्त लक्षणों को लेकर जब इसमें क्या करा रहे हो, स्व परागण की क्रिया करा रहे हो। कहां लिखा है, यहां पर लिखा है, स्व परागण की क्रिया करा रहे हो। ठीक है ना, चलिए हाँ, तो इसमें क्या करा, स्व परागण की क्रिया करा दी जाए। कहने का मतलब कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ जो मिला था, इसको फिर से कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करा दिया जाए। स्व मतलब अपने, स्व परागण करा दिया जाए, परागण, स्व परागण करा दिया जाए। तो क्या होगा, पहले को इसके पहले वाले से मिलाइए, दोनों क्या हो जाएगा, कैपिटल टी यहां से और यहां से। पहले को इसके दूसरे वाले से मिलाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, या इसके दूसरे वाले को इसके पहले वाले से मिलाइए, तो कैपिटल टी प्रभावी तो पहले, और यहां से आएगा स्मॉल टी। और इसी को इसके दूसरे वाले से मिलाइए, तो दोनों क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। और ये कौन सी पीढ़ी है बच्चा, तो दूसरी बार निकाल रहे हो इसको, तो ये हो जाएगी द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी क्या हो जाएगी, द्वितीय पीढ़ी। ठीक, अब सुनो, यहां पर समझ के लिखना है। हमको कितने तरीके के लक्षण मिले हैं, 3 तरीके के। कैपिटल मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, और एक मिला है स्मॉल टी मिला है। ये 3 तरीके के लक्षण हमको प्राप्त हुए हैं। अब जब बच्चा हम लोग कैपिटल टी लिखे थे तो समयुग्मजी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे थे तो विषम युग्मजी लंबा, और स्मॉल टी जब लिखे थे तो वो है समयुग्मजी बौना। तो इसी को फिर से लिखेंगे, ठीक है ना। वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो रुक गया है। चलिए जी सर, हाँ चलो आ रहा है। तो इसको क्या कहोगे, समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी लंबा कहोगे। क्या कहोगे, समयुग्मजी लंबा। इसको क्या कहोगे, विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा कहेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे, समयुग्मजी बौना, समयुग्मजी बौना कहेंगे, समयुग्मजी बौना कहेंगे। अब इसमें हम लोग 2 लक्षणों को लिखते हैं। एक को लक्षण कहते हैं दृश्य रूप लक्षण, ठीक, और एक लक्षण को हम लोग कहते हैं जीन रूप लक्षण। क्या कहते हैं, जीन रूप लक्षण। अब बच्चा एक बात बताओ, देखने के हिसाब से अगर हम लोग चलें, तो ये कैसा दिख रहा होगा हम लोग को, समयुग्मजी लंबा। ये दोनों कैसे दिखेंगे, विषम युग्मजी लंबे, तो हमको जीन थोड़ी दिखाई देंगे, पौधा दिखाई देगा। तो 3 हमको दिखाई देंगे लंबे और 1 दिखाई देगा बौना। लेकिन आनुवांशिक लक्षणों के हिसाब से चलोगे तो ये दोनों समयुग्मजी लंबे हैं, पहला सॉरी, और ये दोनों विषम युग्मजी लंबे हैं, और ये अकेला समयुग्मजी बौना है। तो अगर पूछेगा पृथक्करण के नियम के अनुसार, किसके नियम अनुसार, पृथक्करण के नियम के अनुसार द्वितीय पीढ़ी में, किसके नियम अनुसार, पृथक्करण के नियम के अनुसार, कहां गया, पृथक्करण के नियम के अनुसार द्वितीय पीढ़ी में दृश्य रूप तथा जीन रूप लक्षण जो प्राप्त होते हैं उनका अनुपात क्या होता है, तो दृश्य रूप लक्षणों का अनुपात 3 संबंधे 1, और जीन रूप लक्षणों का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 1 होता है द्वितीय पीढ़ी में। ठीक है ना बच्चा, 1 मिनट। चलिए बच्चा देखते हैं, चेक करते हैं। बच्चा परेशान मत होइए, तो सारे बच्चे, तो हम फिर से इसको समझा ले रहे हैं। अभी चल रहा हो, चलने लगा हो तो बताइए, फिर से हम इसको अभी समझा लेंगे।
चलो बताओ, अभी चलने लगा? सही हो गया सर, पहले बताओ। अभी इसको हम समझा लेना। ओके सर, चलो यस सर। देखो यहाँ पर हम लोगों ने दो संयुग्मजीय लक्षणों को लेकर संकरण कराया, तो यहाँ पर अगर कैपिटल टी को प्रभावी, इसको स्मॉल टी को प्रभावी मानोगे तो इसे प्रभाविता का नियम कहोगे। लेकिन इसी को उठाकर फिर से हम स्वपरागण करा दें, मतलब इसी को अपने के साथ करा दें। तो पहले को पहले के साथ दोनों कैपिटल टी, पहले को इसके दूसरे के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी था, इसको इसके साथ तो कैपिटल टी पहले आएगा, स्मॉल टी बाद में, इसको इसके साथ दोनों स्मॉल टी। ये चारों जो मिले हैं कितने प्रकार के हैं? तीन। पहला, ये दोनों एक जैसे हैं और ये अकेले हैं। तो कैपिटल टी को संयुग्मजीय लंबा कहते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी को विसंयुग्मजीय लंबा कहते थे, स्मॉल टी को संयुग्मजीय बौना कहते थे। ठीक है ना बच्चा? अब ठीक है सर। तो दृश्य रूप लक्षण वह लक्षण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और जीन रूप वह लक्षण होते हैं जो हमारे जीन में उपस्थित हैं। तो देखने के हिसाब से तो ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, तो तीन लंबे हो गए और एक क्या हो गया? बौना हो गया। और दूसरी चीज, जीन के हिसाब से चलोगे तो ये समयुग्मजीय लंबा है, अकेले एक लिखे हो इसलिए, ये दोनों विषमयुग्मजीय लंबे हैं इसलिए दो लिखे हो, और अकेले ये समयुग्मजीय बौना है। तो कहेगा मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार द्वितीय पीढ़ी में दृश्य रूप तथा जीन रूप लक्षण क्या प्राप्त होते हैं? तो दृश्य रूप लक्षण 3 संबंधी 1 और दृश्य रूप लक्षण 1:2:1 प्राप्त होता है। ठीक है ना? चलिए, कोई बात नहीं बच्चा, लेट हो गया, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है ना? चलिए, ये द्वितीय नियम हो जाएगा। और मेंडल का आएगा फिर तृतीय नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं कुशवाहा जी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव में कैसे होगा बताए तो मेंडल के द्वितीय नियम के बारे में जब पूछेगा तब आप यही लिखिएगा कि द्वितीय नियम के दृश्य रूप और जीन रूप लक्षण ये प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए, हाँ बना देंगे अभी फिर से, क्योंकि अभी इसको समझने की बात है तो इस पर ध्यान दे लीजिए। ठीक है ना? यस सर, क्लियर। फिर से वीडियो रुक गया? नहीं चल तो रहा, चल रहा है वीडियो, चल रहा है। ओके ठीक है, चलो। अब कह रहा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो कार्ल कोरेंस ने इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों को, यहां पर बच्चा हम लोग कितने लक्षण ले रहे हैं? एक एक लक्षण लिए थे, केवल लंबाई में तुलना कर रहा हूं। लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार हम कितने लक्षणों को लेकर तुलना करेंगे? दो। तो पहले बनाना सीखो, लिखना तो आसान है, इतना ही लिखना। ठीक है ना? क्या लिखोगे? पीला गोल, पीले गोल के लिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने लिया था वो था कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। कैपिटल वाई प्रदर्शित कर रहा है पीले को, आर प्रदर्शित कर रहा है किसको? राउंडेड या गोल को। और इसी का विपरीत लक्षण कहा है। ठीक है ना? तो हरे के लिए क्या लोगे? स्मॉल वाई, और झुर्रीदार के लिए क्या लोगे? स्मॉल आर। ये सबके सब क्या है बच्चा? ये सबके सब हैं जीन। एकदम आराम से बनाने की कोशिश करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सबसे पहले इसमें क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। क्या? युग्मक। तो वाई वाले में वाई बनेगा, आर वाले में आर बनेगा, इसमें स्मॉल वाई बनेगा युग्मक, और इसमें आर। दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, तो एक एक कॉमन ले सकते हो। ठीक है ना? मेरा भी नाम नहीं लेते, NS पासवान जी बिल्कुल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नाम क्यों नहीं लेंगे। वाई को वाई के साथ मिलाइए, आर को आर के साथ मिलाइए। यहां कैपिटल वाई, वहां स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर, या ओ आर मतलब होता है अथवा या, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। क्या? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब प्रभाविता के नियम के अनुसार ये कौन सी पीढ़ी है? ये प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है। और प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी कहेंगे, और जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता है उसे अप्रभावी कहेंगे। तो जब भी ये 4 लक्षणों वाला है बच्चा, तो आप पहले और तीसरे से मतलब रखिए। पहले पे कौन सा अक्षर है, तीसरे पे कौन सा अक्षर है। तो पहले पे कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, इन दोनों में तो कैपिटल वाई ज्यादा प्रभावी है क्योंकि कैपिटल लेटर प्रभावी होता है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, टाइम से छुट्टी दे देंगे। कैपिटल वाई पीले के लिए है और इस कैपिटल आर किसके लिए माना गया है? गोल के लिए। तो कैपिटल वाई के अनुसार ये हो जाएगा पीला और गोल होगा। प्रथम पीढ़ी में जितने भी बीज मिलेंगे मटर के पौधे पे ही तो किया गया है, तो वो सब कैसे होंगे? पीले और गोल। लेकिन इनमें फिर स्वपरागण की क्रिया कराई जाए। ठीक है ना? इनमें क्या कराओगे? स्वपरागण की क्रिया कराओगे। इनमें क्या कराओगे? स्वपरागण कराया जाए। तो 9:3:3:1 जो आता है बच्चा, उसी हिसाब से आएगा। ठीक है ना? इसमें क्या करा रहा हो? स्वपरागण। तो था कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर था। इन चारों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए। देखो बनेगा कैसे, एकदम आराम से बनाते चलो। एक होगा कैपिटल वाई, एक होगा स्मॉल वाई, एक होगा कैपिटल आर, एक होगा स्मॉल आर। इसको बनाने के बाद इसको छोड़ देंगे हम, इसके बाद क्लास बंद कर लेंगे, टाइम से पढ़ लिया जाएगा। ठीक? फिर आएगा, इसको इससे मिलाओगे हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर इसको इसके दूसरे वाले से मिलाओगे तो हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। दूसरे केस में इसको इससे मिलाओगे तो वाई पहले लिखते जा रहा हो, तो यहां भी वाई पहले लिख देना, और इसको इससे मिलाओगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये सब क्या बने हैं बच्चा? तो ये सब हैं युग्मक। क्या है? युग्मक। किससे बने हैं?
जीन से, किससे? जीन से। ठीक, अब इन युग्मकों को ही लेकर हम लोगों को क्या कराना है? स्वपरागण की क्रिया करानी है। तो इसको करते हैं पहले से बीच में, और फिर करते हैं इसको समझने की कोशिश। चलो भैया तुम किनारे हो जाओ। ठीक, इसको करते हैं समझने की कोशिश। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग बनाएंगे 16 बॉक्स। कितने? 16 बॉक्स बनाएंगे हम लोग, ताकि आसानी से इसको भरा जा सके और समझा जा सके। ठीक, चलिए, और इसमें करेंगे हम लोग अब लाइनिंग। कौन सा? ये वाला। तो ये हो जाएगा मान लो पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और इसी को फिर से इस तरीके से डिवाइड करेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो ये 16 बॉक्स बनकर हो गया तैयार। और जो ये गैमीट्स आएंगे, ठीक है ना, कभी मेरा भी नाम ले लीजिए सर, डबल वाई लिख दिए सर। चलो अभी देखो ना, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल, अच्छा ठीक है, स्मॉल आर। थैंक यू बच्चा, अभी नहीं तो फिर मिसप्रिंट होता, पूरा मेहनत बार बेकार जाता। ये हो जाएगा क्या? कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। थैंक यू बच्चा। चलिए, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती। अब इन्हीं चारों को बच्चा यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रम से। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। और इन्हीं चारों को फिर से ऊपर लिखेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर इसको लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इसको लिखेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर, और लास्ट वाले को लिखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। आराम से एकदम समझिए। स्वपरागण करने के लिए कह रहा है तो जाहिर सी बात है, जो जिसके साथ था उसी के साथ जोड़ने की क्या की जाएगी? क्रिया की जाएगी। ठीक है ना, इसको इसके साथ जोड़ने की क्रिया की जाएगी। कमेंट आ रहा है पर बनाना सीखो बच्चा, बनाना सीखो बाद में, ठीक है ना। कमेंट तो हम लोग पढ़ ही लेंगे बाद में। चलिए ठीक है, सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे फिर क्या लिखेंगे? y को y के साथ जोड़ना है, r को r के साथ। तो दोनों कैपिटल Y है और दोनों कैपिटल R है। इसको इसके साथ, दोनों कैपिटल Y है, एक कैपिटल R है यहाँ पर, और एक यहाँ पर स्मॉल r है। इसी को इसके साथ, एक कैपिटल Y है, एक स्मॉल y है, दोनों कैपिटल R है। फिर इसी को इसके साथ जोड़ोगे तो यहाँ कैपिटल Y, यहाँ स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, वहां कैपिटल R, यहाँ स्मॉल r, यहाँ कैपिटल R, यहाँ स्मॉल r। तो जैसे पहले को चारों के साथ जोड़े हो, वैसे दूसरे को भी चारों के साथ जोड़ना है। ठीक, हाँ सर, ठीक है ना। एग्जाम में आता है बनाने को 5 नंबर। इसको इसके साथ कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल r, फिर इसको इसके साथ दोनों कैपिटल Y, एक स्मॉल r और एक स्मॉल r, इसको इसके साथ कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, फिर इसी को चौथे के साथ कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r, फिर इसको इसके साथ कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R, फिर इसी को दूसरे वाले के साथ कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, इसको इसके साथ दोनों स्मॉल y और एक कैपिटल R, दूसरा भी कैपिटल R, और इसी को इसके साथ दोनों स्मॉल y, यहाँ पर स्मॉल r, यहाँ पर कैपिटल R। तो कैपिटल पहले भरना है, कैपिटल R स्मॉल r। और चौथा इसको इसके साथ कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R और स्मॉल r। इसी को फिर दूसरे वाले के साथ कैपिटल Y स्मॉल y और यहाँ से स्मॉल r और यहाँ से स्मॉल r, और इसी को इसके साथ स्मॉल y और फिर कैपिटल R, वहाँ से स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल R स्मॉल r, और ये हो जाएगा स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। आराम से भर लोगे? बताओ ना बच्चा। अभिषेक भारती जी, जब बनाने को जब भी पूछेगा ये 5 नंबर में पूछेगा, और जब भी इसका नामकरण अब करोगे कि कौन सा किस कलर का है बच्चा, तो सिर्फ ध्यान रखना कि पहले क्या बोल गया, पहले पे और तीसरे पे कौन सा अक्षर है, सिर्फ इससे मतलब रखना, नहीं तो सारा भरना गलत हो जाएगा। पहले और तीसरे पे क्या है, इससे ही मतलब रखना, बाकियों से कोई मतलब मत रखना, नहीं तो आपका हो जाएगा आंसर गलत। पहले और तीसरे पे, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे से ही मतलब रखना, पहले और तीसरे से ही मतलब रखना, बाकी दूसरे और चौथे पे कौन सा अक्षर है उससे मतलब मत रखना, नहीं तो हो जाएगा गलत। अब सुनो, इसको लिखोगे कैसे? पहला है कैपिटल Y, दूसरा है कैपिटल R। तो यहां याद रखो, कैपिटल Y पीला, कैपिटल R गोल, स्मॉल y हरे के लिए माना गया है और स्मॉल r झुर्रीदार के लिए माना गया है, ठीक है ना। तो यही चीज हम लोगों को अंदर देखना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अभी देखते हैं बच्चा। तो इसको कहोगे कैपिटल Y को पीला और कैपिटल R को कहोगे गोल। यहां भी होगा पीला गोल, यहां भी होगा क्या, पीला गोल, यहां पर क्या होगा, पीला गोल। ठीक, यहां पर क्या होगा, दोनों कैपिटल है तो पीला गोल।
यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल और स्मॉल है, तो कैपिटल वाई था पीले के लिए और स्मॉल आर था झुर्रीदार के लिए। किसके लिए? झुर्रीदार के लिए। स्मॉल आर किसके लिए माने थे? स्मॉल आर माने थे झुर्रीदार के लिए। चलो यहाँ पर क्या लिखोगे? पीला गोल, कैपिटल आर है। यहाँ पर क्या लिखोगे? पीला झुर्रीदार, झुर्रीदार, ठीक, पीला झुर्रीदार। यहाँ क्या लिखोगे? पीला गोल। यहाँ पे क्या लिखोगे? पीला गोल। यहाँ पे क्या लिखोगे? स्मॉल वाई है और कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई माने थे हरे के लिए और कैपिटल आर है गोल के लिए, हरा गोल। ये भी क्या होगा? हरा गोल, क्योंकि स्मॉल वाई हरे के लिए है और कैपिटल आर गोल के लिए। ये क्या होगा? पीला गोल। और ये क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर वाला हमेशा क्या होगा? पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। और ये क्या होगा? हरा गोल, हरा गोल। और ये होगा हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, ठीक। अब अनुपात लिखो इसका। इसमें जीन रूप अनुपात नहीं पूछता है, तो दृश्य रूप अनुपात ही लिखना है। वह लक्षण जो क्या होंगे? दिखाई देंगे, ठीक। तो नंबरिंग करो। पीला गोल 1, पीला गोल 2, पीला गोल 3, पीला गोल 4, पीला गोल 5, पीला गोल 6, पीला गोल 7, पीला गोल 8 और पीला और गोल 9। तो 9 हमको मिले हैं कौन से? पीले और गोल। 9 क्या मिले हैं? पीला गोल, ठीक। फिर आ जाओ, पीला झुर्रीदार की बात कर ली जाए, ठीक है ना, लाल से लिख लिया जाए। पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2 और पीला झुर्रीदार 3। तो 3 हमको मिले क्या? पीला झुर्रीदार, झुर्रीदार। चलिए अब बात की जाए किसकी? चलो इसको सफेद से भर लिया जाए। कौन सा? हरा गोल 1, हरा गोल 2 और हरा गोल 3। तो 3 फिर से मिले हम लोगों को, और वो तीनों कौन से हैं? हरे व गोल, हरे गोल। और लास्ट में अकेले एक मिला बच्चा, कौन सा? हरा और झुर्रीदार। लास्ट में अकेले एक मिला, हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार। तो अगर कहेगा मेंडल के तीनों नियमों का व्याख्या करने के लिए, तो तीनों नियमों में इस तरीके से पूछेगा। अलग अलग भी पूछ सकता है, ठीक, अलग अलग भी क्या करेगा? वो पूछ सकता है। तो उसको लेके आप लोग परेशान मत होइएगा, कैसे आया कैसे नहीं आया, कैसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बताइए क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? क्लियर हो गया होगा। सर प्रैक्टिकल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल है, विद्यालय पे हो भी रहा होगा। बात बताओ, समझ में आ गई? बताओ, मेंडल के तीनों नियम क्लियर हो गए? मेंडल के तीनों नियम क्लियर हो गए? बताओ। ये सब कल देखा जाएगा, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो आप लोगों के लिए फिलहाल जरूरी है, ठीक है ना बच्चा? नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आप लोगों का। जीनोटाइप बहुत लंबा है, 122 114 करके ऐसे करके लगभग 9 अक्षर का है, तो वो आपके एग्जाम में कभी नहीं आया, ठीक है ना? चलिए, हाँ, फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 कैसे आया, ये आप समझ जाएंगे, और बनाने की प्रैक्टिस भी घर पे कर लीजिएगा। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना? सारा जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है। सीधा अनुवांशिकी किसे कहोगे? सीधे सीधे कह रहे हैं, माता पिता से वह लक्षण जो संतानों में स्थानांतरित होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागत या अनुवांशिकता कहलाता है, जबकि इन लक्षणों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी के जनक या पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। अच्छा हाँ, आप लोगों का एक सवाल था, हाँ क्यों बस छोड़ रहे हैं? 1 मिनट बच्चा, जो आप लोगों का था वो हम 1 मिनट दीजिए, अभी याद पड़ गया। एक मिनट दीजिए।
1856 से 1863। चलिए बच्चा, थैंक यू। गलतियां होने से आप लोगों ने बचा लिया। चलिए बच्चा, थैंक यू। ये 1856 से क्या है, 1863। चलो बच्चा, थैंक यू। लेकिन वहां पे 63, थैंक यू बच्चा। जिस बच्चे ने भी सबसे पहले पहल की उसको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब अगर जोड़ा जाएगा तो, सॉरी 7 वर्ष नहीं 8 वर्ष, तो अब वर्ष तो वही रहेगा। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, वर्ष तो 8 ही था। हाँ ठीक, चलो थैंक यू बच्चा, जिस बच्चे ने भी सबसे पहले पहल की थी, ठीक है ना। चलो चलिए, हो गया गुरुजी, थैंक यू बच्चा। मनदीप कुमार जी, जो भी बच्चे, इतने बच्चे भी इसको लेके कमेंट किए थे, सबको मेरी तरफ से थैंक यू। ठीक, चलो आप लोगों की इंग्लिश की क्लास है बच्चा, और अब मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, दिन भर पढ़िए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना, ठीक है ना। चलो बच्चा, आप कह रहे थे, आपकी बात मान ली अभिषेक भारती जी, थैंक यू।